अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब आपके लिए नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। और तमाम नए सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को विज़िट कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी विज़िट कीजिए। ढेर सारे नावल जो हैं वो प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं, उन्हें देखिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा। पढ़ते हैं कहानी की एपिसोड की जानिब। कहानी का नाम है तुमसे हैं सिलसिले। मुसन्निफ़ा है मरियम अज़ीज़। आखिरी किस्त। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं बल्कि अपनी रफ्तार से चलता रहता है, और जो घाव वक्त के साथ मिलते हैं वो वक्त के साथ ही मंदिमल भी हो जाते हैं। लफ्ज़ों के जो तीर उसके दिलो दिमाग में पेवस्त थे उनसे खून रिसना तो बंद हो चुका था, लेकिन उनके निशान अब भी बाकी थे। शायद ये ज़ख्म हमेशा हरे रहते अगर जो उनका देने वाला नज़रों के सामने रहता, लेकिन वो उसकी नज़रों से बहुत दूर हो चुका था। चाय का कप ख़त्म करते ही उसने टीवी भी ऑफ़ कर दिया। टाइम देखा जहाँ शाम के 6 बज रहे थे। अदील आ गया होगा, वो बड़बड़ाती हुई खड़ी हो गई। वो ताया जी के पोर्शन की तरफ पहुंची। रिहाना, अदील और सादिया उसे लाउंज में बैठे नजर आए। अदील के हाथ में कुछ था। सादिया उसके करीब झुकी हुई थी। वो दोनों ज़ोरों शोर से तबसरा कर रहे थे और रिहाना के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो पुरतजस्सुस अंदाज में मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी, लेकिन अदील के हाथ में पकड़ी तस्वीर पर नज़र पड़ते ही उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। उस पर सबसे पहले ही नज़र रिहाना की पड़ी थी। अरे उसवा! उनके कहने पर अदील और सादिया ने सर उठाकर उसे देखा। उनके देखने पर वो मुस्कुराती हुई रिहाना के करीब जाकर बैठ गई। अच्छा हुआ उसवा तुम आ गई। देखो भाई ने तस्वीरें भेजी हैं, कितनी गज़ब की आई हैं। सादिया के पुरजोश लहजे में भाई की मोहब्बत झलक रही थी। उसी जोश के साथ उसने सारी तस्वीरें अदील के हाथ से लेकर उसकी तरफ बढ़ा दी, जो उसने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके अदील की तरफ देखा। अदील, मैंने तुम्हें फ़ार्म लाने के बारे में कहा था। हाँ लाया हूँ, वो सामने टेबल पर पड़ा है। और सुनो, उसे खड़ा होता देखकर वो जल्दी से बोला, 3 दिन बाद लास्ट डेट है, इसलिए मेरा ख्याल है कि कल ही अपने फॉर्म जमा करवा देना, वरना काफ़ी रश हो जाएगा। वो सर हिलाते हुए टेबल की तरफ मुड़ गई। रिहाना की नज़रों ने आखिर तक उसका ताक़ुब किया था। सादिया ने एक नज़र अपने तस्वीरों वाले हाथ को देखकर माँ को देखा और कंधे झटक कर अदील से बातें करने लगी। वो फॉर्म देखते देखते उनके करीब आकर रुक गई। अदील, कल तो मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दोगे? हाँ कर दूँगा, उसके आराम से मान जाने पर मुस्कुरा दी थी। उस वक्त मैं चाय बना रही हूँ, पी कर जाना, सादिया ने किचन में जाने से पहले उससे कहा था। तुम बनाओ, मैं फार्म रख कर आती हूँ। फार्म रखकर जब वो वापस आई तो रिहाना की तेज़ आवाज़ पर वहीं रुक गई। मैं बात को बढ़ाती हूँ, रिहाना जाने किसे कह रही थी। बात को बढ़ावा तुम्हारे अब्बू और उसवा दे रहे हैं। मैंने एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा नोट किया है, जब भी मेहरान का फ़ोन आता है ये उठकर चली जाती है। मेहरान की बात हो तो ये ऐसे हो जाती है जैसे बहरी हो। और आज की ही बात ले लो, कैसे उसने नफ़रत से तस्वीरों को देखा था। आखिर वो खुद को समझती क्या है? उसको शह देने में भी तुम्हारे बाप का हाथ है। उसके लिए अपने बेटे को नज़रों से दूर कर दिया। आखिर में उनकी आवाज़ भरा गई तो कब से सुनता दिल झंझलाकर बोला, अम्मी आप हाथ धोकर उसवा के पीछे क्यों पड़ गई हैं? भाई यहाँ से अपनी मर्जी से गए थे और यहाँ आने से उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। ये बात तुम अपने बाप से पूछो, उनके लिए अपने बेटे से ज़्यादा भतीजी अहम है। क्या इंसान को अपनी मर्जी से शादी करने का हक़ नहीं होता? अगर उसने इनकार कर दिया तो कौन सी क़यामत आ गई थी? अगर उन्हें अपनी भतीजी से प्यार है तो ज़रूरी नहीं कि उनके बेटे को भी हो। आज नहीं तो कल उसवा की शादी हो जाएगी, वो अपने घर खुश होगी। मेरे बेटे को मुझसे दूर रखकर किस बात की सज़ा दी जा रही है? जाने कितने दिनों की भड़ास थी जो वो निकाल रही थी। उसवा में मज़ीद सुनने का हौसला नहीं था। वो उन्हीं कदमों से वापस लौट आई। रात को काफ़ी सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंची थी, इसलिए सुबह की नमाज के बाद वो सोने के बजाय बाहर लान में आ गई, जहां अमीन साहब वाक कर रहे थे। उसको देखकर वो मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराती हुई उनके साथ वाक करने लगी। क्या बात है, आज तुम इतनी सुबह? बस नमाज पढ़कर नींद नहीं आई। क्यों, यूनिवर्सिटी जाने की खुशी में? उनके कहने पर वो हंस पड़ी। अब पहले दिन कुछ घबराहट, कुछ एक्साइटमेंट तो होती है ताया अब्बू जी, वो शरारत से बोली। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, बंदे की नींदें ही उड़ जाती हैं। लेकिन बेटा जी, अभी तो सिर्फ फॉर्म जमा करवाने जा रही हो, वो भी उसके अंदाज में बोले। वो मुस्कुरा दी और एक बार फिर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उसवा ने कनखियों से उनका चेहरा देखा और ख़ुद को उस बात के लिए तैयार किया जो वो रात से कहने के लिए बेचैन थी। आज ताई जी आपके साथ वाक नहीं कर रही। तुम्हारी ताई मुझसे नाराज़ है, वो जानती थी। क्यों? क्यों? बस ऐसे ही, वो टाल गए।
फिर भी ताया जी, वो जानने पर बस जिद हुई। मेहरान का फ़ोन आया था, मैंने बात नहीं की बस इसलिए। तो आप क्यों बात नहीं करते? वो पाकिस्तान आना चाहता है तो आए, मैंने कब मना किया है? लेकिन उसकी भी ज़िद है, मैं अपने मुंह से कहूँ तो वो आएगा। आखिर में उनका लहजा गुस्सीला हो गया। अगर वो ऐसा चाहते हैं तो आप उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दें। उसके पास जैसे उनके हर सवाल का जवाब था। उन्होंने कुछ हैरत से उसका चेहरा देखा। तुम जानती हो उसवा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? जी मैं जानती हूँ ताया जी, लेकिन जो हुआ वो गुजर गया। आप किसी काम के करने के लिए किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। अब मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था और ना ही मेहरान भाई ने। मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं और ना मैं चाहती हूँ मेरी वजह से किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो। मैं जानती हूँ आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और ये भी जानती हूँ आप मेहरान भाई से भी बहुत प्यार करते हैं। अगर वो आपसे दूर हैं तो आपको भी इस चीज़ की तकलीफ़ है। और वो जो गौर से उसे देख रहे थे बेसाख्ता नज़रें चुरा गए। आप जानते हैं मेहरान भाई अगर पाकिस्तान नहीं आ रहे तो इसका ज़िम्मेदार ताई जी मुझे समझती हैं। पागल है वो तो, अमीन साहब ने बेसाख्ता सर झटका। नहीं ताया जी, वो गलत नहीं। आप कहते हैं ना कि आप मेरी वजह से उनसे नाराज़ हैं, तो ताई जी को भी यही लगता है। हम सब एक ही घर में रहते हैं और अगर घर में रहने वाले बंदों के दिलों में एक दूसरे के लिए कदूरत हो तो घर की फ़िज़ा ख़राब हो जाती है और मैं ऐसा नहीं चाहती। आखिर में उसके दो टोक अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराए थे। मेरी बेटी तो बड़ी समझदार है, वो उसकी पेशानी चूम कर बोले तो वो मुस्कुरा दी। फिर ताया जी आप मेहरान भाई से बात करेंगे? उसके पूछने पर उन्होंने सर हिलाया था। ठीक है, मैं अब तैयारी करती हूँ वरना अदिल उठते ही तूफ़ान मचा देगा। तैयार होते हुए वो बहुत पुरसकून थी। ताया जी से बात करके जैसे सर का बोझ उतर गया था। अब कम से कम ताई जी की चुभती नज़रों और बातों से तो जान छूटेगी। उफ़ मेरे खुदा, पिछले 1 घंटे से वो लाइन में खड़ी थी। सर पर चमकता सूरज, वो गर्मी से बेहाल हो रही थी। पसीना सर से बहता हुआ पाँव तक पहुँच गया था। अब जब 3-4 अफराद के बाद उसका नंबर था तो अचानक क्लर्क ने खिड़की बंद कर दी। उस समय दूसरे लोग क्लर्क को कोसते हुए सायेदार जगहों की तलाश में बिखर गए। दरख्त के नीचे बने बेंच पर बैठकर उसने टिश्यू से अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करके सामने बनी बिल्डिंग की उस खिड़की को देखा जो अब भी बंद थी। मायूस होकर उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। वो सामने खड़े एक हजूम को देख रही थी। जब उसे अपने करीब दाएं तरफ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने सर उठाकर देखा जहाँ एक हैंडसम सा लड़का चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लिए उसकी तवज्जो का तालिब था। हेलो, उसके मतवज्जा होने पर वो मुस्कुराहट के साथ बोला तो वह सर हिलाकर रह गई। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने बेंच की तरफ इशारा किया तो उसवा ने कोई जवाब दिए बगैर अपना हैंड बैग वहाँ से उठा लिया और लाताल्लुकी से अपने फार्म पर नज़रें दौड़ाने लगी। सुबह से आए हैं, दोपहर होने को है और अब तक फार्म जमा नहीं हुए। कितने सुस्त हैं ये लोग। साथ बैठे लड़के के तबसरे पर उसने सर उठाकर उसे देखा। वो उसी से मुखातिब था। वो अब भी कोई जवाब दिए बगैर अपने फार्म को उलट पलट करती रही। यहाँ भी काम निकलवाने के लिए सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। मैंने तो अपना फार्म अंदर भिजवा दिया है, लाएं आपका फार्म भी जमा करवा दूँ। उसने अब अजीब नज़रों से साथ बैठे उस लड़के को देखा जो जब से बैठा था मुसलसल खुद ही बोले जा रहा था। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, खिड़की खुली थी और वो हजूम जो इधर उधर बिखर गया था गुड़ पर मक्खी की तरह जमा होने लगे थे। वो हड़बड़ाकर बैग थामकर तेज़ी से लाइन की तरफ बढ़ी। पहले जहाँ वो 5वें नंबर पर खड़ी थी, अब 15-16 लोगों के बाद उसका नंबर था। वह अब रो देने को थी। उसने नज़रें उठाकर बेंच की तरफ देखा। वो लड़का वहीं बैठा था और उसे ही देख रहा था। उसके देखते ही देखते वो चलता हुआ उसके करीब आ गया। लाइए, उसने पूरी यकीन अंदाज से फार्म और पैसे मांगे थे, जैसे वो दे ही देगी, और उसने दे भी दिए थे। वो फार्म देखते हुए आगे बढ़ा था तो अचानक उसे होश आया। सुने, उसके पुकारने पर वो मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। आप फार्म जमा करवा देंगे? उसने ज़ुबान से ये अल्फाज अदा किए थे लेकिन दिल में वो ये कह रही थी, आप पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएंगे? जी आप फिक्र ना करें, आप वहीं बेंच पर बैठें, मैं 15 मिनट में आता हूँ। उसके कहने पर वो बेंच के करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें बार बार कलाई पर बंधी घड़ी पर जाती और फिर सामने लगी लाइन पर जो बड़ी तेज़ी से कम हो रही थी। आज से पहले उसे 15 मिनट कभी इतने लंबे नहीं लगे और फिर 15 के भी 20 मिनट हो गए और फिर उसका शक यकीन में बदल गया कि वो उसके पैसे लेकर भाग गया है। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचती, वो उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसके सर झुकाए हुए चेहरे पर जैसे बहार आ गई थी। ये ले मिस उसवा, आपका एडमिशन हो गया। अपना नाम लिए जाने पर वो एक पल के लिए हैरान हुई थी, लेकिन फार्म हाथ में लेते ही समझ पे आ गया। थैंक्स, नो प्रॉब्लम, उसके शुक्रिया के जवाब में वो मुस्कुराकर बोला था। मेरा नाम आशिर है, मैं और आप एक ही डिपार्टमेंट में हैं। आप इंग्लिश में मास्टर्स कर रही हैं और मैं भी, और मुमकिन है हमारे रोल नंबर भी साथ हों। वो हुंकारा भरकर अदील का नंबर डायल करने लगी। अदील को आने का कहकर वो उसकी तरफ मतवज्जा हो गई जो अभी तक वहीं खड़ा था। थैंक यू वेरी मच मिस्टर आशिर,
امید ہے آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر چل دی۔ رات کو سعدیہ کے ساتھ لان میں واک کرتے ہوئے وہ سارے دن کی روداد اسے سنا رہی تھی۔ اسٹرینج اینڈ انٹرسٹنگ۔ ساری بات سننے کے بعد سعدیہ نے آنکھیں مٹکا کر کہا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ان 2 لفظوں کی وضاحت کرنا پسند کریں گی آپ؟ اس کے طنزیہ انداز پر سعدیہ مسکرا کر بولی، اسٹرینج اس لیے کہ وہاں اتنے لڑکے تھے اور اتنی لڑکیاں تھیں، اور صرف وہی لڑکا تمہاری مدد کو کیوں آیا؟ یا پھر اس نے صرف تمہاری مدد کیوں کی؟ وہاں اور بھی تو گرمی سے بے حال بیچاری مجبور بہنیں تھیں۔ اس کے بیچاری اور مجبور بہنیں کہنے پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ اور جہاں تک انٹرسٹنگ ہونے کی بات ہے تو یہاں مجھے دلچسپ یہ لگا کہ وہ لڑکا عاشر، اس کو کہیں تم سے پہلی نظر کی محبت نہ ہو گئی ہو۔ اچھا اب گھورنا بعد میں، پہلے میری بات تو سن لو۔ ہو سکتا ہے نا کہ اسے تم سے وہ افسانوی سی محبت ہو گئی ہو جو اکثر فلموں ڈراموں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہیروئن کالج سے نکل رہی تھی یا نکل چکی تھی، پسینے سے شرابور اس کا برا حال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہیرو کے من کو بھا جاتی ہے۔ گالوں پر بہتا پسینہ اسے شبنم کے قطرے محسوس ہوتے ہیں، وہ دھوپ سے کالا پڑتا رنگ اسے دہکتا گلاب لگتا ہے۔ مت تو ماری ہوتی ہے نا ان کی۔ ہم جب کالج سے باہر وین کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں تو اچھا خاصا صاف رنگ بھی کیسے مٹی سے کالا پڑ جاتا ہے۔ خود کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تو دوسرا کیا خاک دیکھے گا؟ اس کے جلے ہوئے تبصرے پر وہ دل کھول کر ہنسی تھی، اس کے ساتھ وہ خود بھی ہنس پڑی تھی۔ کلاسز کے سٹارٹ ہوتے ہی وہ اچھی خاصی مصروف ہو گئی تھی۔ پہلے یہ رونا تھا بوریت بہت ہے، اور اب یہ رونا تھا کہ ٹائم نہیں ملتا۔ یونیورسٹی سے آتے آتے تقریباً شام ہو جاتی، پھر تھوڑی دیر سونا، پھر کام، لیکن اس کے باوجود ٹائم اچھا گزر رہا تھا۔ جب وہ پہلے دن یونیورسٹی گئی اچھی خاصی نروس تھی، اندر سے بے تحاشا نروس، اور اوپر سے چہرے کو خود اعتمادی سے سجائے اپنی کلاس ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اپنے پیچھے سے ہیلو کی آواز سن کر رک گئی اور پیچھے کھڑے عاشر کو دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ یقیناً آپ اپنی کلاس ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس کے درست اندازے پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ آج کلاسز سٹارٹ ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کا غالباً پہلا دن ہے۔ اس کی معلومات پر وہ کافی حیران ہوئی تھی، اور اس کی حیرت کو شاید اس نے محسوس بھی کر لیا تھا۔ دراصل میں تو شروع سے آ رہا ہوں اور آپ کا رول نمبر بھی مجھے معلوم تھا، اس لیے آپ کی غیر حاضری کو میں نے محسوس کیا۔ یہ رہی کلاس۔ ساتھ ہی اس نے دائیں طرف اشارہ کیا تو وہ کلاس میں داخل ہوئی۔ یہ تھا اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن۔ اسے نہیں لگتا تھا وہ یہاں کسی سے دوستی کر سکے گی۔ اس کی ساری کلاس سے ہیلو ہائی تھی لیکن دوستی نہیں، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ عاشر سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی، لیکن اس میں زیادہ ہاتھ خود عاشر کی اپنی کوشش کا تھا۔ یہ نہیں کہ اس کی بس ایک اسی سے دوستی تھی، اس کی کلاس کیا یونیورسٹی کی ہر لڑکی سے سلام دعا تھی۔ اس کی نیچر ہی ایسی تھی، لیکن اسوا پر وہ خاص توجہ دیتا تھا۔ کبھی کبھی سعدیہ کی کہی ہوئی باتیں دماغ میں گونجتیں، لیکن پھر وہ سر جھٹک کر رہ جاتی۔ آج صبح سے ہی اس کا موڈ سخت آف تھا، اور وجہ مہران کی آمد تھی۔ طبیعت پر عجیب سی بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ یہ مہران کا گھر تھا، اسے یہیں آنا تھا۔ تایا جی لاکھ اس سے ناراض سہی، پر وہ ان کا لاڈلا اور چہیتا بیٹا تھا، اور وہ تو جیسے اس کے کہنے کے منتظر تھے۔ گھر میں کچھ دنوں سے خاص تیاریاں چل رہی تھیں، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی، اور یہ سب تیاریاں مہران کے استقبال کے لیے تھیں۔ آج جب اس کی فلائٹ تھی تو صبح شگفتہ نے اسے بتایا، مہران آ رہا ہے۔ اس نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ یونیورسٹی سے جب وہ گھر آئی تو سب ایئرپورٹ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اب گھر میں کسی کو تو رہنا ہے، یہ بہانہ کر کے وہ نہیں گئی تھی، اور کسی نے اسے جانے پر مجبور بھی نہیں کیا تھا۔ تائی جی اسے بریانی اور کباب بنانے کے لیے کہہ گئی تھیں، انہیں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کباب فرائی کرتے ہوئے وہ خود بھی بری طرح کھول رہی تھی۔ سامان لے کر جب وہ باہر نکلا تو دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ باہر لوگوں کا ہجوم تھا جس میں وہ اپنوں کو تلاش کر رہا تھا، اور ہجوم میں جو شناسا چہرہ نظر آیا تھا اس نے اس کی دھڑکن اور تیز کر دی تھی۔ ابو! وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا ہجوم کو چیرتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی انہوں نے بازو پھیلا دیے، اور ان کے ساتھ لگتے ہی اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ باری باری سب سے ملا تھا۔ شگفتہ کو دیکھ کر وہ بے ساختہ خوش ہو گیا۔ 2 سال پہلے وہ جس طرح کے حالات میں گیا تھا اس کا اثر اس نے ان کے چہرے پر تلاش کرنا چاہا، لیکن کوشش کے باوجود کسی کے چہرے پر کوئی گلا شکوہ تلاش نہ کر سکا۔ وہ سب گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ عدیل کے ساتھ پیچھے چل رہا تھا۔ جب اس نے مسکراتے ہوئے عدیل کو دیکھا، یہ پتھر میں چونک کیسے لگی؟ اس کا اشارہ امین صاحب کی طرف تھا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ بھی اسی انداز میں بولا، آپ یہ نہ سمجھیں یہ پتھر آپ کی محبت میں پگھلا ہے تو؟ وہ کچھ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو پاکستان میں انٹری کی اجازت مس اسوا کی وجہ سے ملی ہے، اس نے ابو سے آپ کے لیے سفارش کی تھی۔ اسوا نے؟ اس نے حیرانی سے دہرایا۔
गाड़ी के करीब पहुंचने पर सब गाड़ी में बैठ गए तो वो जो कुछ देर पहले बेहद खुश था एकदम उलझ गया। उसने अब महसूस किया सब थे, उसवा नहीं थी। और 2 साल पहले जो हुआ था उसके बाद यूं उसवा का उसकी हिमायत करना, वो बुरी तरह उलझा था। घर पहुंचकर अपनों के दरमियान बैठकर कितना अच्छा लग रहा था। वो खुश था, बल्कि बहुत खुश था। लेकिन जो उलझन एयरपोर्ट से शुरू हुई थी वो अब भी बरकरार थी। उसकी नज़रें कब से उसवा को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी और किसी से पूछना उसे ठीक भी नहीं लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ पर उसने सादिया से नज़रें हटाकर सामने देखा जहाँ वो खड़ी थी। उसने शायद उसे ही सलाम किया था, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। खाना लग गया है, अब भी उसने किसी को मुखातिब किए बगैर इतला दी थी। सादिया शर्म करो, बहन कब से अकेली लगी है, खाना भी उसने बनाया है, कम से कम बर्तन तो साथ लगा देने थे। ताया जी के घुरकने पर वो खिसियाकर खड़ी हुई थी। जब वो बिरयानी की डिश लेकर आई तो सब आ चुके थे। उसे जो कुर्सी खाली मिली थी वो ऐन मेहरान के सामने थी। वो इस पर ध्यान दिए बगैर प्लेट पर नज़रें गाड़ कर बैठ गई। कैसी हो उसवा? उसको मुखातिब करने में पहल मेहरान नहीं की थी। ठीक हूँ, सबकी मौजूदगी की वजह से उसे जवाब देना पड़ा था। उसने बिरयानी की डिश की तरफ हाथ बढ़ाया, जब ही दूसरी तरफ से मेहरान ने डिश थामी थी। उसकी नज़रें बेइख्तियार सामने उठी थीं। मेहरान पर पड़ी गहरी इरादी नज़र को इतनी जल्दी हटा नहीं सकी थी। उसके देखने पर वो मुस्कुराया था जैसे उसने जानबूझकर ये हरकत की हो। बहुत भूख होने के बावजूद उसने बिरयानी की डिश से हाथ हटा लिए। अदील प्लीज़ ये डोंगा पास करना, उसने गर्दन घुमाकर पास बैठे अदील से कहा। उसने बिरयानी खाने का इरादा ही बदल दिया जिसकी नीयत मेहरान ने की थी। कैसी लगी बिरयानी मेहरान? ताया जी ने उससे पूछा। बहुत अच्छी है अब्बू, काफ़ी अरसे बाद इतना अच्छा खाना खाया है। वो वाकई काफ़ी रग़बत से खा रहा था। उसवा ने बनाया है, ये कबाब लो, ये भी उसवा ने बनाए हैं। माशाल्लाह हमारी बेटी के हाथ में बड़ा जायका है। कोई और वक्त होता तो उसवा इस तारीफ़ पर बड़ी खुश होती, लेकिन इस वक्त उसे अपनी तारीफ़ बहुत बुरी लग रही थी। अच्छा वाकई? पता नहीं वो इतना हैरान किस बात पर था, उसके पकाने पर या इतना अच्छा पकाने पर। उसका दिल चाह रहा था वो यहाँ से उठ जाए, क्योंकि मेहरान की नज़रें वो खुद पर महसूस कर सकती थी और उसे उन नज़रों से सख्त उलझन हो रही थी। लगता है उसवा को आज कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है। अदील की मुस्कुराती आवाज़ पर तेज़ी से चलता उसका मुंह एक पल के लिए रुका था। तुम अपना खाओ, उसे क्यों टोक रहे हो? उसे हाथ रोकता देखकर अमीन साहब ने अदील को घुरका था तो वह मुस्कुराता हुआ अपनी प्लेट पर झुक गया। ताया जी मेहरान से इसकी अमेरिका में पढ़ाई के बारे में बातें करने लगे। वो उससे बातें करते हुए इतने खुश थे कि कहीं से लगता ही नहीं था कि वो कभी उससे नाराज़ भी थे। बातों का रुख एक बार फिर उसकी तरफ मुड़ गया। मेहरान पता है, उसवा ने बहुत शानदार नंबरों से बीएससी किया है और अब एमए कर रही है। जी अब्बू, सादिया ने बताया था। हालांकि मुझे लगता था उसवा बमुश्किल एफए करेगी और अब तक इसकी शादी हो गई होगी। उसकी बात पर अदिल और सादिया का कहकहा सुनाई दिया था और उसने खा जाने वाली नज़रों से सामने देखा जहाँ दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। उसकी ज़ुबान में बड़ी ज़बरदस्त खुजली हो रही थी। क्यों? आप क्या समझते हैं आप दुनिया में वाहिद पढ़े लिखे हैं, बाकी क्या यहाँ घास चरने आए हैं? आपकी बात सिर्फ अदिल का कहकहा सुनाई दिया था, जो यकीनन उसे दाद देने के लिए था। उसका ख्याल था उसे मिर्चें ज़रूर लगेंगी, लेकिन वहाँ तो जैसे मुस्कुराहट का मौसम ठहर गया था। शुक्र है तुम बोली तो, वरना मैं समझ रहा था इतने सालों में कहीं तुम्हारी ज़ुबान को जंग तो नहीं लग गया। वो कोई भी जवाब दिए बगैर अपना खाना ख़त्म करने लगी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन तेज़ी से चल रहा था जब अचानक किसी ने उसके करीब आकर हाउ कहा। पता होने के बावजूद वो डर गई थी। उसने कदरे नागवारी से सर उठाया। तौबा, इतना गुस्सा! आशिर मसनूई डर का मुजाहरा करते हुए उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? उसके लफ्ज़ों के बरक्स उसके लहजे की शरारत वो साफ महसूस कर सकती थी। मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? उसने हैरान होकर अपने दांतों को छुआ जो मुंह के अंदर ही थे। इतनी जली हुई क्यों हो? क्योंकि तुम जो हवाओं में उड़ रहे हो। मैं? आशिर ने हैरत से अपने सीने पर उंगली रखी। नहीं, मैं सिर्फ 3 दिन में यूनिवर्सिटी नहीं आई और तुम हुमा को डेट पर भी लेकर जाने लगे। ओह, तो ये बात है। उसकी बात सुनकर जैसे वो इत्मीनान से मुस्कुराया। तुम जेलस हो रही हो? जेलस होती है मेरी जूती। मैं जानता हूँ, आखिरकार वो भी तो तुम्हारी है। स्टॉप इट आशिर, मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं। उसे वाकई आशिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले आशिर ने उसे प्रपोज किया था, तब भी वो जानती थी आशिर की लड़कियों से दोस्ती है, लेकिन उसे लगता था जितना वो उससे सीरियस है किसी और से नहीं। लेकिन आज 3 दिन बाद जब वो यूनिवर्सिटी आई तो उसे मालूम हुआ वो उन्हीं के डिपार्टमेंट की लड़की हुमा के साथ यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर भी देखा जा रहा था। उसे ये बात बुरी लगी थी। दूसरा, आजकल अम्मी को उसकी शादी की बहुत फिक्र हो रही थी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो गौर से उसका चेहरा देखते हुए बोला।
نہیں پریشان نہیں، بس آج کل امی میری شادی کو لے کر بہت سیریس ہیں۔ اس کی بات سن کر عاشر نے بے ساختہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ تو تم نے کیا کہا؟ اس کے استفسار پر اسوا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اسوا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی امی کو بھی بھیجوں گا، پھر بھی تم… غصے میں اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ بات تم مجھے 1 ماہ سے کہہ رہے ہو۔ اس کے تیز لہجے پر کچھ پل تو وہ خاموش رہا، لیکن جب بولا تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ میں نے امی سے بات کی ہے، وہ کچھ ناراض ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، میں انہیں منا لوں گا۔ بس امی ذرا پرانے خیالات کی ہیں، اور پھر زوبی مجھ سے بڑی ہے۔ امی چاہتی ہیں اس کی شادی مجھ سے پہلے ہو، اور میں جاب بھی تو نہیں کرتا، اور سب سے اہم بات، امی میری شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہیں۔ تمہارے پاس تو شادی نہ کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی تو وہ سٹ پٹا گیا۔ ایسا نہیں ہے اسوا۔ تو کیسا ہے عاشر؟ اگر یہی سب کچھ تھا تو تم میرے پیچھے کیوں آئے تھے؟ تم نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں نے نہیں۔ اگر تم سنجیدہ نہیں تو ابھی بتا دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو وہ گھبرا گیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو اسوا۔ تم میرے سمجھنے کو چھوڑو عاشر، بس اتنا سمجھ لو، مجھے اپنی عزت نفس بہت عزیز ہے، اور اپنی عزت نفس کی قربانی دے کر میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ کلاس سے نکل رہی تھی جب عاشر بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اسوا رکو۔ وہ جو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے جا رہی تھی، اس کی پکار پر رک گئی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں؟ اس کے کہنے پر وہ جواب دیے بغیر اسے دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ ابھی اس نے پوچھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین کو دیکھ کر موبائل آف کر دیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ فون کسی لڑکی کا ہوگا۔ اسوا، اب کے اس کے پکارنے پر وہ غصے سے پلٹی تھی۔ 1 منٹ عاشر، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سن لو، میں کوئی ٹائم پاس لڑکی نہیں۔ میں جانتی ہوں تمہاری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے، لیکن مجھے لگا تم میرے ساتھ مخلص ہو۔ لیکن میں شاید غلط تھی، کیونکہ اگر تم میرے ساتھ مخلص ہوتے تو یوں مجھے پرپوز کرنے کے بعد میں بہانے نہ بناتے۔ اوکے بابا اوکے، نو غصہ، سوری۔ اس نے فوراً کان پکڑ لیے۔ میں اسی سنڈے کو امی اور آپا کو ضرور بھیجوں گا، ٹھیک؟ اب خوش؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کا غصہ کسی حد تک ٹھنڈا ہوا تھا، لیکن مکمل طور پر نہیں ہوا تھا۔ گیٹ سے نکل کر وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چلو آج میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ تھینکس، عدیل مجھے لینے آنے والا ہے۔ ابھی اس نے عدیل کا نام لیا تھا کہ وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا، لیکن اس کا دھیان اسوا کے بجائے اس کے ساتھ کھڑے عاشر پر تھا، اور قریب آنے پر بھی اس نے اسوا سے مخاطب ہونے کے بجائے عاشر کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ کیسے ہو؟ عدیل نے عاشر سے پوچھا، جبکہ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک، تم سناؤ، تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اب کہ اس نے اپنی حیرت دور کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا۔ تم عدیل کو جانتی ہو؟ عاشر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، عدیل میرا کزن ہے۔ اچھا، وہ حیرت سے بولا تو اس کی حیرت اسوا کو بہت عجیب لگی۔ اوکے، میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بڑی فرصت سے اس کے قریب کھڑا تھا، اچانک عدیل کے آنے پر جانے کے لیے پر تولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، وہ تیزی سے پلٹ گیا تھا۔ وہ حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی جب عدیل کی آواز پر چونکی۔ تم عاشر کو کیسے جانتی ہو؟ میرا کلاس فیلو ہے۔ صرف کلاس فیلو ہے یا کچھ اور؟ کیا مطلب؟ اسوا نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، اس نے سر جھٹک کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اگر صرف کلاس فیلو ہے تو ٹھیک ہے، اگر صرف دوست ہے تو بھی اس کی دوستی چھوڑ دو۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ سوال کرنے کے لیے کھلا اس کا منہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے مہران کو دیکھ کر وہیں بند ہو گیا۔ آ جاؤ اسوا، کیا وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر مہران نے کہا تو وہ سر جھٹک کر پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ پتہ ہے اسوا، ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے الہام نہیں ہوتے۔ اسے پہلے ہی مہران کو دیکھ کر غصہ آ گیا تھا، اوپر سے عدیل کے الٹے سیدھے سوال۔ مہران کے ہونٹوں پر جانے کیوں مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہوا، اتنی جلی ہوئی کیوں ہو؟ اب کہ عدیل نے حیرت سے مرر میں اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چلیں بھائی، وہ خوشخبری سنا دیں جس کو سنانے کے لیے آپ یہاں تک آئے ہیں۔ مہران نے ہنکارا بھرا۔ دراصل میں نے ایک کمپنی میں انٹرویو دیا تھا، وہاں سے آج مجھے کال آئی تھی، انہوں نے مجھے اپائنٹ کر لیا ہے۔ اس نے اپائنٹمنٹ لیٹر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، جبکہ خوشی اس کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ اتنی خوشی کی خبر پر بھی اس نے کوئی رسپانس نہ دیا تو مہران کو کہنا پڑا، اپنی جاب کی اطلاع میں سب سے پہلے تمہیں دے رہا ہوں۔ مہران کی بات پر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی سیٹ کی بیگ کو گھورا، تبھی وہ پیچھے مڑا تھا۔ جب کوئی انسان اپنی خوشی کسی دوسرے شخص سے شیئر کرے تو دوسرے انسان کو خوشی ہو یا نہ ہو، اسے مروتاً مبارکباد دے دینی چاہیے۔ اس کی نظریں بے اختیار مرر کی طرف اٹھیں۔ عدیل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے مجبوراً اپنا منہ کھولنا پڑا۔
मुबारक हो। उसके लठमार अंदाज पर मेहरान मुस्कुराकर सीधा हो गया। एक मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते हुए मेहरान ने अदील को रुकने को कहा था। घर वालों को इतनी खुशी की खबर सूखे मुंह नहीं सुनानी चाहिए। यहाँ से मिठाई ले लो। अदील से कहने के बाद वो पीछे मुड़ा। उसवा तुम क्या लोगी? कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं। रहने दे भाई, मुझे पता है इसे क्या पसंद है। अदील कहकर उतर गया तो मेहरान ने सीट से टेक लगा ली। तुम मुझसे नाराज़ हो उसवा? मेहरान के सवाल से ज़्यादा उसके लहजे में महसूस की जाने वाली अफसुर्दगी उसवा के लिए हैरान कुन थी। वो अभी जवाब देने का सोच ही रही थी जब वो दोबारा बोला, जब से मैं आया हूँ बमुश्किल एक आध बार हमारी मुलाकात हुई होगी, वो भी एक घर में रहते हुए। और जहाँ तक बात करने की बात है तो मैंने अगर तुमसे बात की तो की, तुमने कभी मुझसे बात नहीं की। उसके इस कदर शिकवे उसवा के लिए बहुत हैरान कुन थे। मेरा नहीं ख्याल मेहरान भाई, मेरे बोलने या ना बोलने से आपको कोई फ़र्क पड़ता है। और ये बात अब से नहीं, बहुत पहले से है। मेरी कभी भी आपसे इतनी दोस्ती नहीं रही कि मैं आपसे फजूल बातें करती रहूं। लिहाजा ऐसी बातें सोचकर अपने दिमाग को तकलीफ़ ना दें। ये कहकर उसने मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लिया था, जबकि मेहरान ने भी गहरा सांस लेकर मुंह खिड़की की तरफ कर लिया। उसके बाद मेहरान ने दोबारा कोई बात नहीं की। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सादिया और अदील रिहाना को घेरे बैठे थे। वो सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुआ। जवाब देने वालों में सबसे नुमाया आवाज़ अदील की थी। वो थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गया। उसे देखकर सादिया पानी लेने चली गई थी। सादिया के उठते ही उसने आंखें बंद करके सोफे से टेक लगा ली। क्या बात है भाई, आप पैदल आए हैं? नहीं तो क्यों? उसने कुछ हैरानी से अदील को देखा। क्योंकि जिस तरह आप निढाल बैठे हैं मैं समझा आप गाड़ी को धक्का देकर लाए हैं। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। सादिया से पानी का ग्लास लेकर वो रिहाना की तरफ मतवज्जा हुआ। अम्मी, अब्बू नज़र नहीं आ रहे। और चची, उसवा? तुम्हारे अब्बू मस्जिद गए हैं और तुम्हारी चची और उसवा अपने कमरे में हैं। अच्छा भाई, ये छोड़ें, ये देखें अम्मी ने आपके लिए क्या दुर्रे नायाब लड़कियां ढूंढी हैं। इनमें से आप अपने लिए कोई पसंद कर लें, जो बाकी रह जाएंगी उनमें से मैं अपने लिए कोई पसंद कर लूँगा। उसने कुछ तस्वीरें मेहरान की तरफ बढ़ाईं। वो जो खामोशी से अदील की बात सुन रहा था, उन्हीं खामोश नज़रों से माँ का मुस्कुराता चेहरा देखने लगा। तभी सादिया उठकर उसके करीब आई थी। लाएं भाई, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये तो नीली आंखों वाली है, देखें कितनी खूबसूरत है। सादिया ने बड़े इश्तियाक से तस्वीर उसके आगे की, जिस पर उसने एक नज़र भी नहीं डाली। सादिया समेत उन दोनों ने हैरत से उसे देखा था। मुझे इनमें से किसी से भी शादी नहीं करनी। उसकी बात के जवाब में रिहाना और सादिया दोनों उसे हैरत से देखने लगी, जबकि अदील ने मुस्कुराकर पानी का ग्लास उठा लिया। लगता है भाई ने पहले से कोई लड़की पसंद कर रखी है। अदील की बात पर एक पल के लिए रिहाना का दिल बुरा हुआ था, लेकिन फिर खुद को तसल्ली दी। ज़िंदगी तो इसे ही गुजारनी है, जिसमें वो खुश उसमें मैं खुश। उन्होंने मुस्कुराकर मेहरान को देखा। फिर किससे शादी करनी है? वो तीनों मुंतज़िर नज़रों से अब उसे तक रहे थे, जबकि वो सर झुकाए पता नहीं किस सोच में गुम था। बोलो मेहरान। उसकी तवील खामोशी पर रिहाना को उलझन सी होने लगी थी, और जब वो बोला तो उसने जैसे उन तीनों के सर पर बम फोड़ा था। मैं उसवा से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? रिहाना ने ऐसे पूछा जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन न आया हो, लेकिन इस बार भी वो खामोश रहा। मुझे लगता है तुम अपने हवासों में नहीं। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इतना नाराज़ हो रही हैं? आपने मुझसे शादी का पूछा, मैंने आपको बता दिया मैं उसवा से शादी करना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत यह है मेहरान कि आज से 3 साल पहले यही बात मैंने तुमसे की थी। तब तुमने जो कहा था तुम्हें शायद भूल गया है। तुम्हारे उस जवाब की वजह से तुम्हें याद होना चाहिए, तुमने ना सिर्फ अपने बाप को नाराज़ कर दिया था, बल्कि उसवा और उसकी माँ को भी। अब जबकि इतनी मुश्किल से सब सही हुआ है, तुम फिर वही गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। उनके इश्तियाल भरे लहजे को उसने आराम से सुना था। मैं कुछ भी नहीं भूला। मैं जो चाहता हूँ मैंने आपको बता दिया। आप अब्बू और चच्ची से बात कर लें। अपनी बात इत्मीनान से पूरी करके खड़ा हो गया था। मेहरान, मेहरान। उसके जाते ही रिहाना जैसे होश में आकर उसे आवाज़ें देने लगी। अम्मी प्लीज़, आप तो खुद को ठंडा रखें। अदील ने उनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर उन्हें मज़ीद गुस्सा करने से रोका था। देख रहे हो अदील, पागल हो गया है। तुम्हारे बाप ने सुना तो मेरा सर फाड़ देगा। और शगुफ्ता, उससे मैं किस मुंह से बात करूं? और उसवा? उसका नाम लेते ही अपना साबका रवैया याद आने पर वो एकदम खामोश हो गई। अदील ने उन्हें देखकर सादिया को देखा, जो सर झुकाए कुछ सोच रही थी। सादिया। अदील के पुकारने पर वह चौंक कर सीधी हुई। उसवा नहीं मानेगी। उसका लहजा कतई मायूसी लिए हुए था। ये तीसरी दफ़ा था जब उसने टीवी से नज़रें हटाकर शगुफ्ता को देखा था, जो पिछले 5 मिनट से एक ही पोजीशन में बैठी थी। अब की बार वो रिमोट सोफे पर रखकर खड़ी हो गई। अम्मी। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। क्या बात है अम्मी? उसके पूछने पर उन्होंने जवाब देने के बजाय सर झुका लिया। आप ताया जी की तरफ गई थीं, वहाँ सब ठीक है?
वो परेशानी से उन्हें देखने लगी। भाभी ने बुलाया था। तो अम्मी प्लीज़ बताएं, मुझे परेशानी हो रही है। अब बेहद संजीदगी से बोली तो उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। भाभी ने मुझे मेहरान की शादी की बात करने के लिए बुलाया था। उनकी बात सुनकर उसने ऐसे सर झटका जैसे उसके नज़दीक की बात बिल्कुल फजूल हो। मेहरान ने एक लड़की भी पसंद कर ली है, तो आप इस वजह से परेशान हैं। वो उनकी परेशानी समझकर मुस्कुराई तो वह नफ़ी में सर हिलाने लगी। जानती हो वो लड़की कौन है? होगी कोई, वो बेनियाजी से बोली तो शगुफ्ता ने दिल कड़ा करके उसे बताने का इरादा कर ही लिया। वो लड़की तुम हो। और उसकी बेनियाजी को हवा होने में एक पल लगा था। वो टुकर टुकर उनकी शक्ल देखने लगी। उनका ख्याल था वो चीखेगी, गुस्सा करेगी, लेकिन जब वो बोली तो उनकी तवक्का के बिल्कुल बरअक्स। आपने क्या कहा? वो गड़बड़ा गई। मैंने कहा कि मैं तुमसे पूछ लूँ। उसवा ने बेइख्तियार गहरा सांस लिया। मेरा जवाब आप जानती हैं। उसवा बेटा, अम्मी प्लीज़, कोई दलील, कोई सफाई, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही समझना है। कुछ अर्सा पहले आप सब ने मेरे लिए एक फ़ैसला किया था। आपकी रजामंदी में अपनी रजामंदी शामिल करके बहुत जलील हुई थी मैं, लेकिन अब के बार ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, मुझे किससे शादी करनी है मैंने सोच लिया है। उसका नाम आशिर है, मेरा क्लासमेट है। कुछ दिनों तक उसकी मदर आएंगी। आप उन्हें हाँ कह दें और मज़ीद इस मौजू पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहकर चली गई, जबकि वो वहीं बैठी की बैठी रह गई। लेकिन ये आशिर कौन है? उसवा ने पहले तो कभी उसका जिक्र नहीं किया। वो सब भूलकर आशिर के बारे में सोचने लगी। कमरे में 6 नफूस मौजूद थे, लेकिन कमरे में महसूस की जाने वाली खामोशी छाई थी। वो सब अपनी अपनी सोचों में गुम एक दूसरे से नज़रें चुराए बैठे थे। रिहाना ने डरते डरते अमीन साहब की तरफ देखा, जो गहरी सोच में गुम थे। रिहाना को उनकी खामोशी से उलझन होने लगी थी। वो चाहती थी जो उनके दिल में है वो कह दें। अभी कुछ देर पहले उन्होंने मेहरान की बात उनके सामने रखी थी। उन्हें लगा वो बहुत नाराज़ होंगे, इसलिए उन्होंने शगुफ्ता को भी बुला लिया था। लेकिन उनकी बात सुनकर वो बिल्कुल ही खामोश हो गए थे और वो उनकी खामोशी को समझ नहीं पा रही थी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने अदिल को भेजकर मेहरान को भी बुलवा लिया था और अब वो मुंतज़िर नज़रों से उन्हें देख रहा था। माहौल के सकूत को अमीन साहब की आवाज़ ने तोड़ा था। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है जो इसने ये बात कही। उनकी नज़रें रिहाना पर थीं। तुम्हारा बेटा कहने पर उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो खामोशी से उसे पी गई। लेकिन मेहरान को गुस्सीली नज़रों से देखना नहीं भूली, जो नज़रें झुकाए बैठा था। जब हम सबकी ख्वाहिश थी तो जनाब के मिजाज नहीं मिल रहे थे, और अब उन्होंने एकदम बात अधूरी छोड़कर उसे देखा। क्यों, अब क्या कीड़ा समाया है तुम्हारे दिमाग में? अब्बू जी, मैंने क्या गलत बात कह दी जो सब नाराज़ हो रहे हैं? पहले आपने कहा था, अब मैं कह रहा हूँ, फ़र्क क्या है? तुम्हारे नज़दीक बात ही कोई नहीं। वो यकदम मुश्तिल हुए। बहरहाल अब उसवा की शादी किससे होगी इसका फ़ैसला खुद उसवा करेगी। हम पहले ही उस बच्ची के साथ काफ़ी ज़्यादती कर चुके हैं। शगुफ्ता भाभी, वो जो सर झुकाए उनकी बात सुन रही थी, चौंक कर उन्हें देखने लगी। आप उसवा से पूछें उसकी इस बारे में क्या राय है। भाई जी, वो कुछ कहते हुए झिझक गईं तो सब उन्हें देखने लगे। वो दरअसल मैंने उसवा से पूछा था, वो अपने क्लास फेलो आशिर से शादी करना चाहती है। ये कहते हुए वो जी भरकर शर्मिंदा हुई थी। मेहरान के चेहरे पर तारीक साया एक लम्हे के लिए छाया था, जबकि अदिल के माथे पर बल पड़ गए थे। रिहाना के चेहरे पर इत्मीनान दिखाई देने लगा, जैसे कोई खतरा टला हो, जबकि अमीन साहब ने बेइख्तियार गहरा सांस लिया। वो दोनों हाथों में सर दिए परेशान बैठा था। सब कुछ कितना आसान था, लेकिन उसने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी। उसने बेचैनी से बालों में हाथ फेरा, तभी दरवाज़ा एक झटके से खुला। उसने गर्दन मोड़ कर देखा। दरवाजे में खड़ी उसवा को देखकर वो तेज़ी से खड़ा हुआ। आपकी हिम्मत कैसे हुई शादी की बात करने की? गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो रहा था। मेहरान 2 कदम चलकर आगे आया था। कूल डाउन उसवा, अंदर आकर आराम से बात करो। इसके बरक्स वो बहुत इत्मीनान से गोया हुआ था। ना मुझे अंदर आना है और ना ही मुझे कोई बात करनी है, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। वो अपनी जगह पर डटी रही तो मेहरान ने आगे बढ़कर उसका बाजू थामकर उसे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। एक पल के लिए वो हक्का बक्का रह गई। इससे पहले वो कुछ कहती, वो हाथ छोड़कर खुद दरवाजे के आगे फैलकर खड़ा हो गया। हाँ, अब बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों, आपको नहीं पता? वो तंज़िया अंदाज में बोली। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली तो मेहरान के होंठ बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। ये कोई ख़ास वजह नहीं शादी ना करने के लिए। मुझे यकीन है शादी के बाद तुम ही सबसे कहोगी मेहरान बहुत अच्छे हैं। उफ़, वो एकदम चीखी थी। यहाँ क्या मजाक हो रहा है? आपको क्या लगता है मैं सब भूल गई हूँ जो आपने मुझसे कहा था? आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद है। आपने ही कहा था, अगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की हुई तो भी आप मुझसे शादी नहीं करेंगे।
दुनिया जहाँ की खराबियाँ मुझ में नज़र आई थीं आपको। मैं पूछती हूँ, आज कौन से सुरखाब के पर निकल आए हैं मेरे? मैं आज भी वही उसवा हूँ जिसे आप रिजेक्ट करके गए थे। मैं आपकी आइडियल नहीं थी तो फिर? गुस्से से बोलते बोलते आखिर में उसका लहजा रुंध गया तो खुद ही चुप हो गई। आई एम सॉरी उसवा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हुई है। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? वो उसके करीब आया तो वो झटके से पीछे हटी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकती और ना आपको माफ़ कर सकती हूँ। इस तरह की बात करके आप पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस ड्रामे का मज़ीद हिस्सा नहीं बन सकती। और आप भी ये ख्याल दिल से निकाल दें क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब के बार उसका लहजा जताता हुआ था। ये कहकर वो रुकी नहीं थी। उसके पहलू से निकलते हुए उसने झटके से दरवाज़ा खोला था। सामने खड़े अदील को देखकर एक लम्हे को सटपटाई थी, लेकिन फिर कुछ कहे बगैर तेज़ी से वहाँ से चली आई। अदील वो सोचती नज़रों से जाती उसवा को देख रहा था जब मेहरान के पुकारने पर अंदर आ गया। खैरियत है? मेहरान ने गौर से उसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा करना चाहा कि वो उसकी और उसवा की बातें सुन चुका है या नहीं, लेकिन वो नज़रें झुकाए खड़ा था कि वो कोई अंदाज़ा नहीं कर सका। भाई, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। हाँ बोलो। मेहरान उसे बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गया। आप उसवा से शादी क्यों करना चाहते हैं? अदिल, तुम भी? मेहरान के लहजे में अफसोस और हैरानी दोनों ही थे। जी भाई, ये सवाल सिर्फ मेरे ही नहीं, सबके जहनों में है। एक वक्त था हम सबकी यही ख्वाहिश थी, हत्ता कि उसवा की भी, लेकिन तब आप नहीं माने थे। आज जब सब पिछली बात को भूल चुके हैं तो आपने फिर वही बात छेड़ दी। अदिल का लहजा काफ़ी झंझलाया हुआ था। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो हर कोई मुझे ही मुजरिम ठहरा रहा है? भाई, बात यह नहीं कि आपकी ख्वाहिश अनहोनी है, बात यह है कि वक्त सही नहीं। आखिर आपने पहले मना क्यों किया था और अब आप ऐसा क्यों चाहते हैं? अदील के सवाल पर कुछ देर के लिए वो बिल्कुल खामोश रह गया था, फिर गहरा सांस लेकर बोला, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो तुम यकीन करोगे? अदील ने मुँह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी नज़रें कह रही थीं कि वो यकीन कर लेगा। मैं उसवा से मोहब्बत करने लगा हूँ। जी? अदील हैरत से बोला। हाँ, क्योंकि जो मैं उसके लिए महसूस कर रहा हूँ उसे मैं मोहब्बत ही कहूँगा। उसे पहली नज़र की मोहब्बत नहीं कह सकते, क्योंकि बचपन से उसे जानता हूँ और बचपन में तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं अब्बू का बड़ा लाडला हुआ करता था। अब्बू को क्या, सबका। फिर उसवा आ गई। अब्बू मुझसे ज़्यादा उसे अहमियत देने लगे। मुझे यह बहुत बुरा लगता था और इस वजह से मुझे उसवा और भी बुरी लगती। जब वो रोती या ज़िद करती तो मैं उसे डांटा करता था, कहकर वो खुद ही हंसा। मुझे वो बहुत खुदगर्ज और लापरवाह लगा करती थी, जिसे अब्बू के प्यार ने बिगाड़ दिया था। फिर अचानक जब मैं अपने फ्यूचर के लिए पहले से परेशान था, तब अब्बू की डिमांड मेरे लिए अचानक जैसे सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो गई थी। जो मेरे मुंह में आया मैं बोलता चला गया। लेकिन यकीन करो अदिल, मैंने कुछ भी दिल से नहीं कहा था, और जो भी मैंने गुस्से में उसवा से कहा था मैं उस पर आज तक शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरे कहे अल्फाज मेरी ख्वाहिशों के रास्ते में रुकावट बन गए। जब मैं अमेरिका में था और अबू मुझसे नाराज़ थे तो मुझे उनसे नाफरमानी का एहसास सताता था। मुझे ये एहसास नहीं हुआ मैंने उसवा का दिल तोड़ा है। जब मैं पाकिस्तान आया तो तुमने बताया उसके कहने पर अब्बू ने मुझे माफ़ किया है। पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ, वो एकदम उसवा के नाम पर धड़का था। उसकी बहुत बड़ी खूबी मेरे सामने आई थी। मैं जो उसे लापरवाह और खुदगर्ज समझता था वो सब गलत साबित हुआ। अगर वो खुदगर्ज और लापरवाह होती तो क्यों मेरी माँ के, मेरे बाप भाई के दर्द को समझती। उसने कुछ तो महसूस किया था जो अब्बू से ये कहा था। और फिर जब मैं घर पहुंचा और उसवा को देखा तो देखता रह गया। पहले कभी गौर ही नहीं किया कि वो खूबसूरत भी है। अब की बार अदिल मुस्कुराया था, पर वो मुझसे खींची खींची थी। मैंने सोचा गलती भी मेरी है, तलाफ़ी भी मुझे ही करनी होगी। शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो मुझसे बहुत नाराज़ है। आखिर में वो अफसरदगी से मुस्कुराया तो अदिल उठकर उसके करीब आ गया। अगर आप उसवा से मोहब्बत करते हैं तो आपको उसे बताना चाहिए था। कैसे बताता? अभी आई थी, इतने गुस्से में थी। अगर मैं उससे कह भी देता तो उसने यकीन नहीं करना था। और फिर ये आशिर पता नहीं कौन है। अगर वो उससे शादी करना चाहती है तो मैं कैसे उसे रोकूं, जबकि अब्बू भी उसका साथ देंगे। आशिर की फ़िक्र ना करें, आप बस अब्बू को मनाने की कोशिश करें। अब्बू भी मान जाएंगे अगर उसवा मान जाए तो। अदिल ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, फिर मेहरान की शक्ल देखकर मुस्कुराया। आप फिक्र ना करें, उसवा की शादी आपसे ही होगी। अदिल के पुरयकीन अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। जब से उसने अम्मी से आशिर की बात की थी तब से वो उससे नाराज़ थी। मेहरान को खरी खरी सुनाने के बाद जब उसने दरवाजे पर अदिल को देखा था, पता नहीं उसने कुछ सुना था या नहीं, लेकिन वो तब से उससे गुरेज़ां थी। ताई जी ने इस बात पर कोई ख़ास रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया था, अलबत्ता सादिया उससे सख्त नाराज़ थी।
सिर्फ ताया जी थे जो उससे ठीक तरह से बात कर रहे थे। वो खुद भी किसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन सबकी नाराज़गी दिल पर बोझ बन गई थी। अब भी वो सुबह से कमरे में अकेली थी और सोच सोच कर सर अलग दर्द से फट रहा था। तंग आकर वो उठ बैठी। किचन में दाखिल होते ही उसकी पहली नज़र चूल्हे के करीब खड़ी सादिया पर पड़ी। आहट पर उसने पलट कर देखा और उस पर नज़र पड़ते ही उसने दोबारा मुंह मोड़ लिया। उसकी इस हरकत पर वो बुरे दिल से अंदर आ गई। उसके करीब जाते ही सादिया पलटी तो उसवा ने तेज़ी से उसका बाजू थामा। तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? सादिया ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा। तुम्हें नहीं मालूम? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। सादिया ने होंठ भींचकर गहरा सांस लिया। इतने लोगों को नाराज़ करके तुम्हें क्या खुशी मिलेगी? ये तुम कह रही हो? उसवा के लहजे में महसूस किया जाने वाला दुख था। बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन तुमने तो सब सुना था। कितनी बेइज्जती की थी उन्होंने मेरी। इनकार करना था तो आराम से भी हो सकता था। मेरी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाना ज़रूरी था। लेकिन अफसोस, उसने सर झटका। तुमने भी साबित कर दिया कि मैं ही गैर हूँ। तुमने भी अपने भाई का साथ दिया। बस उसवा, तुम्हें हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है। मैं गैर, तुम सगे। हमने कभी तुम में और खुद में फ़र्क नहीं किया। जब मुझे लगा भाई की गलती है, हमने भाई को गलत कहा था, उनसे नाराज़ हो गए थे। लेकिन अब तुम गलत हो। भाई अब खुद अपने मुंह से तुमसे शादी की बात कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। अब की बार उसवा ने कुछ कहे बगैर सर झुका लिया। उसके सुर्ख चेहरे से उसे अंदाज़ा हुआ कि वो रो रही है। सादिया ने बेइख्तियार उसका चेहरा ऊंचा किया तो एक के बाद एक आंसू उसकी आंखों से गिरा था। पागल हो तुम उसवा, रो क्यों रही हो? मैं क्या, बल्कि कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं। हमें जितने भाई अजीज़ हैं उतनी तुम भी। हम बस ये चाहते हैं तुम दोनों खुश रहो, और हम ये भी जानते हैं तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी। वो उसका कंधा थपथपाकर बाहर चली गई। वो कितनी देर तक यूं ही खड़ी रही। वो चाय बनाने किचन में आई थी, लेकिन एकदम चाय की तलब भी ख़त्म हो गई। वो अभी लाउंज के दरवाजे तक पहुंची थी कि अंदर दाखिल होते अदिल को देखकर वो एक पल के लिए रुकी। इससे पहले कि वो आगे निकलती, अदिल ने उसे रोक लिया। उसवा, प्लीज़ अदिल, अब तुम कोई नसीहत मत करना। मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ सच बताना चाहता हूँ। भाई बदल चुके हैं। जो कुछ उन्होंने कहा था वो उस पर शर्मिंदा हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अदिल? वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता। और फिर वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं नहीं। और तुम आशिर से शादी करना चाहती हो। आपके अदिल ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। तुम जानती हो उसकी असलियत क्या है? उसवा कुछ कहने के बजाय उसका चेहरा देखने लगी। वो एक नंबर का फ्लर्ट है। लड़कियों से दोस्तियां करना और उनकी ज़िंदगी तबाह करके छोड़ देना उसकी हॉबी है। बहुत अफसोस की बात है अदिल, सिर्फ अपने भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम किसी के किरदार पर इतना घटिया इल्ज़ाम भी लगा सकते हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही उसवा? तुम बेशक भाई से शादी ना करो, लेकिन उस आशिर से भी दूर रहो। मैं सच कह रहा हूँ। मैं उसको पिछले 3 सालों से जानता हूँ। वो मेरे दोस्त। इनफ अदिल, मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। वो बेरुखी का मुजाहरा करते हुए तेज़ी से पलटी थी, जबकि वो गुस्से से होंठ भींचे उसकी पुश्त को घूर कर रह गया। वो आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी जब दरवाज़ा झटके से खुला। वो तेज़ी से पलटी। दरवाजे में गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए सादिया खड़ी थी। तुम्हारे मेहमान आए हैं। वो ये कहकर पलट गई तो उसने गहरा सांस लिया। कल उसने अदील से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी बातें सारा वक्त उसके दिमाग में गूंजती रहीं। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि आशिर का रिश्ता भेजना बहुत ज़रूरी हो गया था। रात को उसने आशिर को फ़ोन करके फ़ाइनल बताने को कहा था, और आज उसने अपने घर वालों को भेज दिया था। अदील की बात गलत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद दिल में इत्मीनान की जगह परेशानी ही परेशानी थी। उसने एक तनकीदी नज़र अपने सरापे पर डाली और बाहर निकल आई। लाउंज में उसे कोई नज़र नहीं आया। वो ड्राइंग रूम की तरफ आ गई, जहाँ बाहर पड़ी कुर्सियों में से एक पर अदील बैठा था। उसकी नज़रें तो हाथ में पकड़े मैगज़ीन पर थीं, लेकिन कान कमरे के अंदर मौजूद अफराद की गुफ्तगू पर थे। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। कमरे में ताया जी, ताई जी, अम्मी के अलावा एक रख्त नकूश वाली औरत जो यकीनन आशिर की वालदा थी, और एक लड़की जो डैल डोल से औरत मालूम हो रही थी, यकीनन उसकी बहन थी। वो उन्हें सलाम करके ताया जी के साथ बैठ गई। उसके सलाम का जवाब उन दोनों में से किसी ने नहीं दिया था। अच्छा तो ये है उसवा, बड़े हकारत आमेज़ अंदाज में पता नहीं पूछा गया या जताया गया था। उसवा ने कुछ हैरानी और कुछ परेशानी से सामने देखा। आजकल की लड़कियों में जैसे शर्म ही नहीं रही। यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हैं, ये शरीफ लड़कों को फांसते और माँ बाप अपनी बच्चियों को रोकते नहीं। मोहतरमा, आप होश में हैं क्या ओल फोल बक रही हैं? उसवा ने अपने दाएं तरफ बैठे अमीन साहब की पुर्रोब आवाज़ सुनी, जबकि वह कांपते दिल और जिस्म के साथ अभी तक हैरान थी। मैं ओल फोल बक रही हूँ? जो सच बोले वो ओल फोल होता है। ये कहे ना कि आपने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की। मेरा शरीफ सीधा साधा बच्चा, हमने तो बचपन से उसकी मंगनी कर रखी है। वो खुश भी है, लेकिन ये आपकी बेटी उसके पीछे पड़ गई कि माँ को भेजो ना।
मैं पूछती हूँ आपकी बेटी के लिए लड़के ख़त्म हो गए हैं? बस बीबी, तुम बहुत बोल चुकी। अगर तुम औरत ना होती तो उठाकर तुम्हें बाहर फेंकता। तुम यहाँ आई, तुमने कहा तुम उसवा से मिलना चाहती हो, हमने तुम्हें बिठाया। हमें पता होता तुम रिश्ता लेने आई हो, हम तुम्हें बाहर से ही फारिग कर देते, क्योंकि उसवा की मंगनी हमारे बेटे से हो चुकी है और कुछ दिनों तक इनकी शादी है। अभी कुछ और सुनना है या? अमीन साहब ने बात अधूरी छोड़कर उन्हें देखा, जो हैरत से मुंह खोले उनकी बात सुन रही थी। वो झटके से उठी, तभी अदिल अंदर दाखिल हुआ। एक बात और आंटी जी, उसने आंटी जी पर जोर देकर कहा, आपका बेटा जितना शरीफ और सीधा साधा है मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। 20 लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स चल रहे हैं। जब आपके बेटे की मंगनी हो चुकी है तो आपके बेटे ने आपको यहाँ क्यों भेजा? उसवा ने उससे ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। उसने आपके साथ ज़बरदस्ती की होगी, लिहाजा आप अपने शरीफ बेटे को कंट्रोल करें, ना कि दूसरों के घर जाकर उनकी बेटियों पर तोहमत लगाएं। आया समझ में? हाँ। वो दोनों माँ बेटियाँ सर झटकती हुई बाहर निकल गईं, जबकि उसवा का दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसकी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा, बल्कि उसका जिस्म हौले हौले काँप रहा था। इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत। वो मुंतज़िर थी तानों के लिए, डांट फिटकार के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, हत्ता कि वो उठकर अपने कमरे में आ गई। एक एक करके कितनी बातें उसके जहन में घूमने लगीं। आशिर का किरदार उसके सामने था, फिर वो कैसे इग्नोर कर गई? अदील ने उसे इतने वाज़े लफ्ज़ों में बताया था, लेकिन उसने उसकी भी नहीं सुनी थी। सबको उसने नाराज़ किया था सिर्फ आशिर की वजह से। क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों? वो एकदम दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी, और फिर वो इतना रोई कि उसकी हिचकियाँ बंद गईं। फ़ोन बेल की ट्यून पर उसने आंखों से हाथ हटाया। स्क्रीन पर नज़र आने वाला नाम आशिर का था। वो कुछ देर बरसती नज़रों से उस स्क्रीन को देखती रही और अगले ही पल उसने मोबाइल दीवार पर दे मारा। शाम से रात हो गई थी और वो भी रो रो कर थक चुकी थी। कोई उसके कमरे में नहीं आया था। शायद वो चाहते थे कि वो रोकर अपना गुबार निकाल ले, और वो खुद भी किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। वो वॉशरूम से मुंह धोकर निकली तो ताया जी पहले से कमरे में मौजूद थे, और वो जो सोच रही थी कि वो इतना रो चुकी है कि आंसू ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनको देखते ही आंखें एकदम झिलमिल हो गईं। वो आंखें झपकती हुई उनके करीब आकर बैठ गई। उन्होंने बगैर कुछ कहे उसका सर अपने कंधे से लगा लिया। उसके रोने पर वो कुछ कहे बगैर उसका सर थपकते रहे, लेकिन जब वो मुसलसल रोती रही तो उन्हें टोकना पड़ा। बस बेटा, अब तुम बिल्कुल नहीं रोओगी। जो हुआ उसे भूल जाओ, ना तुम याद करोगी ना घर में कोई उसे दोहराएगा। उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। शाबाश। उन्होंने उसका चेहरा ऊंचा करके उसके आंसू साफ किए। ताया जी, उसने बड़ी मुश्किल से ये 2 अल्फाज अदा किए थे। वो उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन आंसुओं ने अल्फाज का रास्ता ही रोक लिया। लेकिन वो जैसे उसके दिल की बात समझ गए थे। बेटा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं और ना कोई दबाव है। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी मेहरान से हो जाए। ये हमारी कल भी ख्वाहिश थी और आज भी है। मैं तुम दोनों की खुशी चाहता हूँ। मेहरान की खुशी तुम में है, और अगर तुम अपनी खुशी से मेहरान को अपनाती हो तो हम सबकी खुशी भी उसमें शामिल होगी। लेकिन अगर तुम मेहरान के साथ खुश नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं होगा। वो उसका सर थपथपाकर खड़े हो गए। तुम्हें फ़ैसला करने के लिए वक्त चाहिए, या तुम फ़ैसला कर चुकी हो? नहीं ताया जी, मुझे नहीं लगता मैं कोई फ़ैसला कर सकती हूँ। आपको जो बेहतर लगता है वो मुझे मंजूर है। मुझे तुम्हारे लिए मेहरान सही लगता है। मैं नहीं चाहता कल को कोई और बात हो, इसलिए मैं जल्द से जल्द तुम लोगों की शादी कर दूँगा। तुम बस बेफिक्र हो जाओ। वो उसे तसल्ली देकर बाहर निकल गए, जबकि वो रोना भूलकर अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। सब बहुत खुश थे। किसी के चेहरे पर किसी भी पुरानी बात की तलखी नहीं थी। सिर्फ एक वही थी जो परेशान थी। परेशानी ये नहीं थी कि उसकी शादी मेहरान से हो रही थी, बल्कि परेशानी ये थी कि जब से शादी की बात शुरू हुई थी तब से एक बार भी उसका और मेहरान का आमना सामना नहीं हुआ था। वो नहीं जानती थी वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब उसे मेहरान की सोच की फ़िक्र होने लगी थी। उसे कभी भी आशिर से मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ एक ज़िद थी जो सिर्फ मेहरान को तकलीफ़ देने के लिए थी। उसे नहीं पता था कि उसको तकलीफ़ देने के चक्कर में वो खुद बहुत बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएगी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बर्बाद होने से बच गई थी। ये सब उसकी माँ की दुआओं का नतीजा था। जो हुआ वो गुजर गया, लेकिन उसे आने वाले वक्त की फ़िक्र थी। आखिर क्या बात है जो मेहरान ने दोबारा उससे बात नहीं की? आखिर उसे कुछ तो पूछना चाहिए था। वो अपनी सोचों में उलझी थी जब सादिया अंदर दाखिल हुई। ओ दुल्हन बेगम, तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? उसने एकदम चौंक कर सामने देखा और गहरा सांस लेकर चेहरे पर हाथ फेरा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? किस एंगल से लगता है कि कुछ दिनों तक तुम्हारी शादी है? ब्यूटी पार्लर से टाइम लिया हुआ है, लहंगे का ऑर्डर दिया था वो लेना है, और बहुत से काम हैं। शादी तुम्हारी और भाई की है, लेकिन घन चक्कर मैं और अदील बने हुए हैं।
तुम दोनों तो लगता है अभी से मायूं बैठ गए हो। लो कपड़े पहनो, अदील हमारा इंतज़ार कर रहा है। उसका सूट उसके सामने रखकर उसका चेहरा देखा जो सुर्ख हो रहा था। वो हैरान होती उसके सामने बैठ गई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती वो रोने लगी। उसवा, क्या बात है, इस तरह क्यों रो रही हो? उसके मुसलसल पूछने पर भी वो यूं ही रोती रही तो उसकी हैरत परेशानी में बदल गई। तभी दस्तक देकर अदील अंदर दाखिल हुआ। लड़कियों, कितनी सुस्त हो तुम दोनों, मैं कब से। वो जो बोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ था अंदर का सीन देखकर चुप रह गया। फिर आहिस्तगी से चलता हुआ उनके करीब आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? उसने सादिया से पूछा तो उसने सर हिलाकर लाइल्मी का इजहार किया तो वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया। क्या बात है उसवा, क्या अभी भी कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? तुम शादी से खुश नहीं? बोलो उसवा। अदील ने उसके सर पर हाथ रखा था, उसका सर नफ़ी में हिला, जबकि वो दोनों अपनी जगह साकित रह गए। तुम खुश नहीं हो? सादिया के लहजे में अंदेशे थे। नहीं, ये बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे भाई खुश नहीं। खोदा पहाड़ निकला चूहा। सादिया ने रिलैक्स होकर हाथ झाड़े। मोहतरम तो खुशी के मारे भंगड़े डालते फिर रहे हैं। आपको किस दुश्मन ने कह दिया वो खुश नहीं? अदील ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए आंखों में शरारत लिए उसे देखने लगा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने उनसे बदतमीज़ी की थी और कहा था मैं आशिर से शादी करना चाहती हूँ। उन्हें तो यही लगता होगा कि मैं आशिर को पसंद करती थी और आशिर की असलियत जानने के बाद मजबूरी में उनसे शादी कर रही हूँ। हालांकि मैं। बात करते करते अचानक वह चुप कर गई। उसके यूं खामोश हो जाने पर अदिल और सादिया ने मानी ख्याज अंदाज में एक दूसरे को देखा। तुम क्या कह रही थी? सादिया ने उसे बोलने पर उकसाया तो उसने झिझकती नज़र से उसे देखा। मुझे लगता है वो मजबूरी में मुझसे शादी कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? आपके अदिल ने खड़े होते हुए पूछा। इसलिए कि अगर अब वो ना करेंगे तो ताया जी फिर नाराज़ हो जाएंगे। सादिया, इसको समझाना हमारे बस की बात नहीं। तुम इसे बाहर लेकर आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसे आंख से इशारा करते हुए बाहर निकल गया। चलो उठो उसवा, कपड़े चेंज करके हुलिया सही करो और बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो उसे मज़ीद कोई बात करने का मौका दिए बगैर बाहर निकल गई तो मजबूरन उसे भी उठना पड़ा। वो अपने ध्यान में चलती हुई गाड़ी तक पहुँच गई। जब वह फ्रंट सीट तक पहुँची तो दरवाज़ा खुल गया। वो कुछ चौंक कर सीधी हुई और अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। अदील, सादिया। उसके ख्याल में अदील सादिया को भूल गया था, लेकिन वहाँ अदील की जगह मेहरान था। हैरत के मारे वो कितनी देर तक उसे देखती रही, यहाँ तक कि मेहरान ने सामने से नज़र हटाकर उसकी आंखों में देखा। नज़रें मिलते ही उसने फ़ौरन नज़रों का जाविया बदला था। इतनी खुद फरामोशी अच्छी नहीं होती। अगर मेरी जगह कोई और होता तो। मेहरान के सवाल पर वो कुछ कहने की बजाय बाहर देखने लगी। अभी हम लहंगा लेने जा रहे हैं, सादिया कह रही थी। लहंगा हम दोनों की मुश्तरका पसंद से आना चाहिए। सादिया ने कहा तो आपको ख्याल आया, आपको खुद नहीं पता था? तौबा, इतना गुस्सा? इसी गुस्से से डर के मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो तुम्हें पसंद ना आई तो कोई पता नहीं पास पड़ी कोई चीज़ उठाकर मेरे सर पर दे मारो या मेरी पूरी बात सुने बगैर वहाँ से भाग जाओ। इसलिए मैंने सोचा हर बात के लिए बेहतरीन दिन शादी का है। कम से कम तुम कहीं भाग कर तो नहीं जा सकोगी। लेकिन अदील और सादिया ने बताया तुम तो काफ़ी से ज़्यादा मुझसे बदगुमान हो। किस बात से परेशान हो? उसवा ने पलकें झपककर आंसुओं को बाहर आने से रोका। मेहरान ने एक नज़र उसका सुर्ख चेहरा देखकर गाड़ी एक साइड पर रोक दी। उसवा, मुझे बताओ क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? मेरी और आपकी शादी हो रही है, क्या आप खुश हैं? क्या तुम नहीं हो? आप बताएं। अब कि उसने अपना रुख मेहरान की तरफ कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। उसके इन लफ्ज़ों में पता नहीं क्या था, उसका दिल एकदम हल्का फुल्का हो गया। मैंने उस दिन आपसे बदतमीज़ी की थी और कहा था मैं आशिर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आशिर से मोहब्बत करती थी। ये जो कुछ हुआ ये सिर्फ उस चीज़ का रद्द अमल था जो रवैया आपने मेरे साथ इख्तियार किया था। आपकी बातों से मैं बहुत हर्ट हुई थी। मैं उस चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ उसवा, और सारी उम्र उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। ये जो आशिर का मामला था मैं समझ गया था, इसमें कुछ दम नहीं, और मैंने ना पहले कभी तुम पर शक किया था और ना आइंदा कभी ऐसा होगा। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो भी दिल से। इसलिए सारे वहम दिल से निकाल दो और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ अच्छी सोच के साथ करो। और अगर कभी मुझ पर गुस्सा आए तो तुम्हारा साथ देने के लिए घर में सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर गलती तुम्हारी हुई तब भी सब यही कहेंगे उसवा सही है, और मैं भी यही कहूँगा। वो उसकी तरफ झुककर बोला तो एक फ़खरिया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। और मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ ये आने वाला वक्त खुद तुम्हें बता देगा। लेकिन अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हुई तो मैं कुछ कहूँ? उसका लहजा शरारत लिए हुए था। नहीं, मुझे पता चल गया है, वो शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बोली तो मेहरान ने कहकहा लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और वह मुस्कुराहट छुपाते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। ख़त्म शुद्ध।